मैं शुभम सिंह चौहान आप सभी लोगों का शिक्षा कुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सारे विद्यार्थीगण एक बार इस सेशन से जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थीगण जान रहे हो, हम लोगों ने बच्चों आपसे कहा था कि यहाँ पर यूपी पुलिस के टॉप 30 PYQ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको लाए जाएंगे। तो मैं उपस्थित हुआ हूँ बच्चों यहाँ पर GK GS को लेकर के, यहाँ पर जो भी आपके टॉप 30 क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग जो है लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज यहाँ पर हम लोग क्या है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको आप सभी लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कैसे आपको करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कैसे जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो सारे साथीगण एक बार इस सेशन से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ बच्चों इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर आज के सेशन का बच्चों यहाँ पर आगाज करते हैं बच्चों। तो हाई शिक्षा कुल बच्चों हमारे यहाँ पर लाइव मेंटरशिप बच्चों और फुल सिलेबस कवर करवाया जाता है बच्चों, और अनलिमिटेड बच्चों यहाँ पर देखने की सुविधा है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर डाउट सेशन भी आपको कराया जाता है और यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर कंप्रिहेंसिव PDF नोट्स भी बच्चों यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है और आंसर राइटिंग बच्चों यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी साथीगण यहाँ पर यूपी PCS SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे पेड कोर्स से आप लोग जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से बच्चों यहाँ पर क्या जुड़ सकते हैं। और शिक्षा कुल ऐप को बच्चों यहाँ पर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न क्लासेज बच्चों यहाँ पर आपकी फ्री चल रही हैं। साथ ही साथ बच्चों विभिन्न यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आयोजित हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण बिना देरी के हुए विभिन्न जो टेस्ट सीरीज और विभिन्न जो फ्री क्लासेजों का यहाँ पर क्या है बच्चों यहाँ पर जो है भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि बच्चों आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर शिक्षा कुल के द्वारा बच्चों लाया गया है। और बच्चों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना और है बच्चों कि आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज के नाम से बच्चों यहाँ पर आपकी क्लास आयोजित होती है सुबह 8:30 बजे। कब बच्चों? सुबह 8:30 बच्चों ये आपकी क्लास होती है, जहां पर करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक GK के साथ बच्चों क्लास आपकी आयोजित की जाती है, और जहां पर हमारे सभी योद्धा जो है तैयार रहते हैं 8:30 बजे। और ये क्लास विद्यार्थियों आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। तो सभी साथीगण 8:30 बजे जरूर जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों आज की क्लास का आगाज हम लोग करेंगे। आज की क्लास का बच्चों यहाँ पर हम लोग आगाज करेंगे। तो आपके एग्जाम में बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 1 पर सारे साथीगण क्वेश्चन नंबर 1 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या डिमांड की जा रही है कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल साधारण और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सारे साथीगण एक बार कमेंट बॉक्स में भर भर के जरा आंसर देने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर जो है आक्रमण जो है किया था। तो सारे के सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करिए बच्चों कि किसके द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था बच्चों। महमूद गजनी के द्वारा, या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विद्यार्थियों, या मोहम्मद गौरी के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जब आपको मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं, आप सभी लोग ये बात तो जरूर जानते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों मुख्य रूप से अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर बच्चों किस वंश के संस्थापक थे बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर बच्चों ये गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश बच्चों मुख्य रूप से जो कब स्टार्ट होता है सल्तनत कालीन में, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों गुलाम वंश मुख्य रूप से 1206 से लेकर के बच्चों 1206 से लेकर के 1290 तक। यहाँ पर बात की जा रही है 712 की, तो यहाँ का मतलब ये बच्चों इसका आंसर ये तो एकदम नहीं सही होगा। फिर यहाँ पर बच्चों बात की जा रही मोहम्मद बिन कासिम की बच्चों और महमूद गजनी की। तो बच्चों आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि महमूद गजनी की अगर बात करें तो 998 से लेकर के बच्चों हमें इसकी जो जानकारी 1030 ईस्वी 30 ईसा पूर्व तक बच्चों यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पर 998 से लेकर 1030 तक। और कहा जाता है महमूद गजनी बच्चों मुख्य रूप से आपके 1000 ईसा पूर्व से
1027 ईसा पूर्व के मध्य बच्चों, ईसा पूर्व के मध्य भारत पर बच्चों महमूद जो है गजनी के द्वारा बच्चों 17 बार आक्रमण किया गया था। 17 बार आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पर भी बच्चों डेट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसका जो शासनकाल है 998 से लेकर 1030 के बीच मिलता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये भी आंसर सही नहीं और ये भी आंसर सही नहीं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी और सी। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें भारत पर बच्चों, अगर हम बात करें भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण बच्चों कब किया गया था? भारत पर पहला विद्यार्थियों मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण जो है विद्यार्थियों कब किया गया था? जरा कमेंट करके सारे साथीगण बताएंगे कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण विद्यार्थियों, पहला जो मुस्लिम जो आक्रमण था बच्चों कब किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों पहला मुस्लिम आक्रमण बच्चों 1711 ईसा पूर्व में, 1711 ईस्वी में बच्चों यहाँ पर 1711 ईस्वी में बच्चों यहाँ पर क्या है? पहला मुस्लिम आक्रमण जो है किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था बच्चों? याद रखिएगा उबैदुल्लाह के नेतृत्व में बच्चों। यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे उबैदुल्लाह के नेतृत्व में बच्चों, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में विद्यार्थियों ये पहला आक्रमण किया गया था। लेकिन बच्चों ये आक्रमण जो है असफल रहा था। याद रखिएगा पहला मुस्लिम आक्रमण जो बच्चों 711 में किया गया उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, ये बच्चों ये आक्रमण असफल रहा था। और दूसरा आक्रमण बच्चों यहाँ पर भारत पर बच्चों यहाँ पर दूसरा जो मुस्लिम जो आक्रमण था बच्चों यहाँ पर बुदैल के नेतृत्व में किया गया था विद्यार्थियों। किसके नेतृत्व में? तो सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे बुदैल के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन बच्चों ये भी क्या है? दूसरा आक्रमण भी क्या है? असफल आक्रमण रहा था। ये भी बच्चों सफल जो है नहीं हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों आगे चलकर क्या होते हैं विद्यार्थियों? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ बच्चों, यहाँ पर सारे साथीगण एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे कि बच्चों 1712 ईस्वी में सारे साथीगण यहाँ पर याद रखेंगे कि बच्चों यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे, यहाँ पर सारे साथीगण इस बात को यहाँ पर जो है याद रखेंगे कि 712 ईस्वी में विद्यार्थियों, यहाँ पर 712 ईस्वी में यहाँ पर सारे साथीगण याद रखिएगा, यहाँ पर ईस्वी, यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे, यहाँ पर ईस्वी की बात की जा रही है। ठीक है, बाई मिस्टेक, यहाँ पर बाई मिस्टेक विद्यार्थियों। तो यहाँ पर सारे साथीगण इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे साथीगण। तो यहाँ पर बात कीजिए 712 ईस्वी में विद्यार्थियों, यहाँ पर बात की जा रही बच्चों 712 में, यहाँ पर बच्चों बात की जा रही 712 ईस्वी में। तो बच्चों 712 ईस्वी में आप लोग देखोगे कि बच्चों भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण बच्चों, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण का, सफल मुस्लिम बच्चों आक्रमण का जो है क्या है? आयोजन किया गया था। पहला जो है बच्चों भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था बच्चों, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था बच्चों, जिसे बच्चों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा? सारे विद्यार्थीगण याद रखिएगा, यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण याद रखेंगे मोहम्मद बिन बच्चों कासिम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा बच्चों भारत पर बच्चों यहाँ पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया था बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा भारत पर बच्चों यहाँ पर 712 में आक्रमण विद्यार्थियों यहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर सभी साथियों का जो आंसर था, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जो आंसर था क्या था बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन, यहाँ पर सभी साथियों का, सभी बंधुओं का बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर विद्यार्थियों आप सभी लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड पर यहाँ पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड में यहाँ पर नजर डालिए बच्चों। यहाँ पर ये भी हिस्ट्री क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1026 ईस्वी में बच्चों, यहाँ पर 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर बच्चों हमला और लूटपाट बच्चों किसके द्वारा जो है किया गया था? तो सारे साथीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। 1026 और 25 बच्चों यहाँ पर सारे साथीगण याद रखिए, मोहम्मद गौरी के द्वारा, चंगेज खान के द्वारा, या गजनी के द्वारा, या नादिम महमूद के द्वारा। तो सारे साथीगण यहाँ पर जरा क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड का यहाँ पर सारे साथीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर बात कीजिए यार बच्चों, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1025 और कहीं कहीं पर बच्चों यहाँ पर 1026 भी पूछ लिया जाता है। तो 1025 या 1026 ईस्वी में विद्यार्थियों, ईस्वी में बच्चों मुख्य रूप से कहाँ पर बच्चों यहाँ पर आक्रमण किया गया था? तो सभी विद्यार्थीगण जान लीजिएगा, कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर बच्चों यह आक्रमण किया गया था। और सोमनाथ मंदिर बच्चों कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते होंगे, ये गुजरात का बच्चों एक प्रमुख मंदिर था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में बच्चों यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन बच्चों 1025 में किसके द्वारा जो आक्रमण किया जाता है बच्चों? तो आप सभी लोग जानते हो कि जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना था, न कि साम्राज्य का विस्तार करना था बच्चों। तो आप सभी लोग जानते होंगे महमूद गजनी के द्वारा बच्चों, सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे कि महमूद गजनी के द्वारा बच्चों यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर बच्चों क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। आक्रमण किया गया था। कहा जाता है कि बच्चों जब इसने आक्रमण किया था, लगभग यहाँ पर 50,000 लोग विद्यार्थी यहाँ पर मारे गए थे। और इसने जो है केवल क्या किया था बच्चों? इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य क्या था? केवल बच्चों संपत्ति को लूटना था। क्या बच्चों? संपत्ति को लूटना ही बच्चों इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका बच्चों साम्राज्य विस्तार करना, इसका बच्चों साम्राज्य का विस्तार करना प्रमुख उद्देश्य नहीं था। ये सभी विद्यार्थीगण याद रखिए, केवल इसका प्रमुख उद्देश्य था कि संपत्ति को लूटते रहो। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आक्रमण किया गया था महमूद गजनी के द्वारा विद्यार्थियों, ये आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों का जो आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका क्या है? राइट आंसर है सी ऑप्शन। लेकिन जरा कमेंट करके विद्यार्थी बताइए, जब महमूद गजनी के द्वारा बच्चों मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर पर बच्चों यहाँ पर जब आक्रमण किया गया, तो गुजरात में बच्चों इस समय शासक कौन था? गुजरात का इस समय बच्चों शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? जरा कोई बताएगा कमेंट करके, गुजरात का शासक कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय गुजरात का शासक कौन था बच्चों? तो याद रखिएगा भीम प्रथम। क्या बच्चों? इस समय गुजरात का जो शासक था बच्चों मुख्य रूप से भीम प्रथम थे। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, इन्हीं के बच्चों समय में यह जो है आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। तो यहाँ पर बच्चों आपका सी ऑप्शन सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ही शानदार बच्चों यहाँ पर आंसर, वेरी गुड विद्यार्थियों। और सारे विद्यार्थीगण एक बार कमेंट बॉक्स में जरा आंसर को जरा छापने का प्रयास करिए विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जरा 3 पर सारे साथीगण एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों यहाँ पर क्या डिमांड की जा रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बच्चों कौन सी लड़ाई हुई थी। इसका मतलब ये बच्चों कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन सी लड़ाई हुई थी और कब लड़ाई हुई थी। तो सभी विद्यार्थीगण जरा कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि तराइन की बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो तराइन की बच्चों यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। तराइन का बच्चों प्रथम युद्ध, तराइन का बच्चों प्रथम युद्ध और तराइन का बच्चों द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध बच्चों किसके किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो पहला बच्चों युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध बच्चों 1192 में। ठीक है, तो प्रथम युद्ध बच्चों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और किनके मध्य होता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये युद्ध बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से गौरी के मध्य, यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किसके मध्य बच्चों? पृथ्वीराज चौहान के मध्य बच्चों यह युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में बच्चों कौन जो है यहाँ पर जीत जाता है? तो याद रखिए बच्चों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बच्चों यहाँ पर विजयी हो जाते हैं और बच्चों यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है क्या है? पराजित हो जाता है। फिर इसके बाद बच्चों अगला जब सेकंड युद्ध होता है 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध, तो बच्चों यहाँ पर यह भी युद्ध बच्चों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य बच्चों पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। लेकिन बच्चों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बच्चों पराजित हो जाते हैं
और मोहम्मद गौरी बच्चों यहाँ पर विजयी हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि इसका जो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन खानवा का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो आप सभी लोग जानते हो ये बाबर से संबंधित प्रमुख युद्ध है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध अगर बात करूं तो एक ट्रिक है, आप सभी लोग जानते होंगे, ट्रिक नहीं जानते हैं तो देख लीजिए बच्चों। बाबर के बच्चों यहाँ पर जो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे बच्चों? देखिए पानी पीकर, क्या बच्चों ट्रिक है कि पानी पीकर खाना खाया, पानी पीकर खाना खाया, पानी पीकर खाना खाया और घर चला गया। और क्या बच्चों? घर, और क्या बच्चों? चला गया घर। और चला गया कहाँ पर? घर चला गया, चला गया घर। तो भाई साहब पहले पानी पिया फिर खाना खाया, पानी पीकर खाना खाया और चला गया घर। तो इसका मतलब क्या बच्चों? यहाँ पर पानी का मतलब क्या बच्चों कि यहाँ पर बच्चों 1526 में बच्चों, यहाँ पर 1526 में बच्चों बाबर का एक प्रमुख युद्ध हुआ था बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर 1526 में, 1527 में यहाँ पर खाना का मतलब क्या बच्चों? खानवा का युद्ध होता है बच्चों, खानवा का युद्ध होता है, याद रखिए बच्चों, खानवा का युद्ध होता है। और यहाँ पर बच्चों 1528 में यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर चला गया का मतलब क्या है? चंदेरी का युद्ध होता है बच्चों, चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है बच्चों। और यहाँ पर घा का मतलब क्या बच्चों? 1529 में बच्चों यहाँ पर घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? घाघरा का युद्ध होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों किसके किसके मध्य होता है? जरा सारे साथीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये युद्ध मुख्य रूप से पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बच्चों, ये बच्चों आपके बाबर के मध्य, बाबर और इब्राहिम, सारे विद्यार्थीगण याद रखेंगे, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है बच्चों, जिसमें से बाबर बच्चों विजयी होते हैं। खानवा का युद्ध बच्चों किसके मध्य होता है? तो बच्चों ये बाबर के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य बच्चों, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है बच्चों, जिसमें बाबर विजयी होते हैं। और चंदेरी का युद्ध बच्चों बाबर और मेदिनी राय के मध्य बच्चों, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, किसके मध्य बच्चों? बाबर और मेदिनी राय के, बाबर और मेदिनी राय के मध्य बच्चों यह युद्ध होता है, इसमें भी बाबर विजयी होते हैं। और बच्चों घाघरा का युद्ध याद रखिएगा बच्चों, घाघरा का युद्ध बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से बाबर के मध्य और किसके मध्य बच्चों? यहाँ पर बच्चों जो घाघरा का युद्ध है, सारे साथीगण एक बार देखेंगे घाघरा का युद्ध बच्चों, यहाँ पर बाबर और अफगान सेना का जो नेतृत्व करने वाला बच्चों यहाँ पर कौन था? बाबर और अफगान सेना का बच्चों यहाँ पर महमूद लोदी, महमूद लोदी के मध्य बच्चों यह युद्ध होता है, महमूद लोदी के मध्य बच्चों, क्योंकि अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं महमूद लोदी, इसमें भी बच्चों बाबर जो है विजयी होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों बाबर के द्वारा प्रमुख जो है लड़े गए क्या युद्ध थे, जिसका ट्रिक था बच्चों आप लोगों ने देखा और यहाँ पर जाना। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर विद्यार्थियों में बात करूँ, फिर यहाँ पर अगर विद्यार्थियों देखिए बात करूँ अगर कि यहाँ पर प्लासी की लड़ाई विद्यार्थियों कब हुई थी और बक्सर का युद्ध विद्यार्थियों कब हुआ था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि बच्चों प्लासी की, यहाँ पर बच्चों आप सभी विद्यार्थीगण बताइए कि बच्चों प्लासी की लड़ाई बच्चों कब हुई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्लासी की लड़ाई विद्यार्थियों कब हुई। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को होती बच्चों। और किनके मध्य ये लड़ाई होती बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, बंगाल के नवाब बच्चों, बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब बच्चों सिराजुद्दौला, सभी विद्यार्थी याद किए सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब बच्चों सिराजुद्दौला के मध्य, सिराजुद्दौला के मध्य और सिराजुद्दौला और बच्चों यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी की तरफ से बच्चों, कौन था अंग्रेजों की तरफ से, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य बच्चों यह युद्ध आयोजित होता है। ठीक है, ये सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है बक्सर की लड़ाई। तो बच्चों बक्सर की लड़ाई कब होती है, बक्सर की लड़ाई बच्चों कब होती है जरा बताइए। बक्सर की लड़ाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22 अक्टूबर 1764 को बच्चों बक्सर की लड़ाई होती है। और बक्सर की लड़ाई बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंग्रेज सेना का जो प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चों यहाँ पर कौन थे, हेक्टर मुनरो बच्चों,
कौन थे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बच्चों, और यहाँ पर एक तरफ हेक्टर मुनरो थे और यहाँ पर बच्चों एक साथ 3 लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। इस समय बंगाल के बच्चों नवाब कौन थे? यहाँ पर मीर कासिम बच्चों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम जी बच्चों, बंगाल के नवाब मीर कासिम। और बच्चों अवध के बच्चों यहाँ पर आप लोग जानते हो कि शुजाउद्दौला जी थे। अवध के नवाब बच्चों शुजाउद्दौला, अवध के नवाब बच्चों शुजाउद्दौला बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा शुजाउद्दौला। और यहाँ पर शुजाउद्दौला और मुगल शासक बच्चों शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बच्चों, शाह आलम द्वितीय के मध्य बच्चों यह बक्सर का युद्ध जो है हुआ था। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि इलाहाबाद की बच्चों क्या होती है? संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य बच्चों कौन सी लड़ाई हुई थी? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या आंसर था? यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है। तो सभी विद्यार्थीगण एक बार कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थीगण आंसर लगातार देते रहेंगे। यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण लगातार आंसर देते रहेंगे विद्यार्थियों। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए विद्यार्थियों यहाँ पे सभी लोग, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 4 पर। क्वेश्चन नंबर जरा 4 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से बच्चों किसने जो दिल्ली सल्तनत पर बच्चों राज नहीं किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर बच्चों कौन राज नहीं किया था? तो दिल्ली सल्तनत में आप लोग देखोगे यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों कौन कौन से वंश थे? तो दिल्ली सल्तनत की अगर विद्यार्थी यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों मुख्य रूप से आपको मिलेगा गुलाम वंश बच्चों। कौन सा वंश बच्चों? गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसने दिल्ली में बच्चों 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के बच्चों 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक। फिर इसके बाद बच्चों 1290 से लेकर के बच्चों यहाँ पर 1290 से लेकर के बच्चों यहाँ पर 1320 ईस्वी तक बच्चों यहाँ पर आपके यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस जो रख कर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी और देंगे कि बच्चों यहाँ पर फिर 1290 से लेकर के बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो 1290 से लेकर के बच्चों यहाँ पर 1320 तक बच्चों कौन था? 1320 तक बच्चों यहाँ पर कौन सा वंश था? तो आप सभी लोग जानते हो गुलाम वंश के बाद बच्चों यहाँ पर आपका खिलजी वंश। कौन सा विद्यार्थियों? याद रखिएगा खिलजी वंश बच्चों, यहाँ पर खिलजी वंश। और यहाँ पर 1320 से लेकर के बच्चों याद रखिएगा 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक यहाँ पर बच्चों दिल्ली में। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कौन सा वंश था बच्चों? खिलजी वंश के बाद यहाँ पर बच्चों आपका यहाँ पर तुगलक वंश। कौन सा वंश बच्चों? तुगलक वंश, तुगलक वंश। फिर इसके बाद बच्चों 14 से लेकर के 1451 ईस्वी तक बच्चों 1451 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों कौन सा वंश था? सैयद वंश। कौन सा बच्चों? सैयद वंश, आपका सैयद वंश। सारे विद्यार्थीगण याद रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर 1451 से लेकर के 1451 से लेकर बच्चों 1526 ईस्वी तक यहाँ पर बच्चों आपका कौन सा वंश था बच्चों? लोदी वंश। क्या बच्चों? लोदी वंश, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है लोदी वंश। और आप सभी विद्यार्थी को जरा कमेंट करके बताइए गुलाम वंश की स्थापना बच्चों यहाँ पर किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा बच्चों, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन सभी विद्यार्थीगण जलालुद्दीन, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा बच्चों यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी के द्वारा बच्चों यहाँ पर स्थापना की गई थी। जबकि तुगलक वंश की स्थापना बच्चों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बच्चों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यहाँ पर की गई थी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और सैयद वंश की स्थापना बच्चों खिज्र खां के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों दिल्ली सल्तनत में ही बच्चों ये वंश थे यहाँ पर प्रमुख, यहाँ पर गौरी वंश की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था, तो गौरी वंश ने बच्चों यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। डी ऑप्शन राइट है।
ठीक है, डी ऑप्शन विद्यार्थियों यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 5 पर आप सभी साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर डिमांड क्या है विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। सारे साथीगण यहाँ पर एक बार जरा फटाफट जरा कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, देखिए निम्न में से कौन बच्चों किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में बच्चों आरंभिक बच्चों 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण बच्चों विवरण बच्चों यहाँ पर वर्णन किया था। तो आप सभी लोग बताइए बच्चों, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? सभी लोग जानते हो, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है किताब उल हिंद बच्चों, आप सभी लोग जानते हो। अल बरूनी को बच्चों कौन नहीं जानता है? अल बरूनी कौन नहीं जानता बच्चों? ये बच्चों मुख्य रूप से किसकी है? अल बरूनी की है बच्चों, ये अल बरूनी की प्रमुख पुस्तक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कौन लेखक था, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर था बच्चों अल बरूनी था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। यहाँ पर बच्चों अल बरूनी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है सारे साथी गणों का। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जरा 6 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, सोचिए ऐसा क्वेश्चन क्या आप लोग समझ रहे हैं? यूपी पीसीएस तक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने बच्चों कृषि की देखभाल के लिए यहाँ पर एक अलग विभाग की स्थापना की थी। बच्चों देखिए, कृषि के देखभाल करने के लिए यहाँ पर एक अलग विभाग की स्थापना ही कर दी थी और इस विभाग का नाम रखा गया था दीवान ए अमीर कोही। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीवान ए अमीर कोही का संबंध जो है किससे है? तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही क्या बच्चों? एक कृषि विभाग है। इसका जो संबंध है बच्चों मुख्य रूप से कृषि से है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक अलग विभाग की स्थापना कर दी गई थी दीवान ए अमीर कोही के नाम से। तो तुगलक वंश के एक शासक थे जिनका नाम था बच्चों मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, किनके द्वारा? मुहम्मद बिन बच्चों तुगलक के द्वारा, मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बच्चों इस विभाग की क्या है? स्थापना जो है की गई थी दीवान ए अमीर कोही के नाम से बच्चों, जिसे जाना जाता है। तो यहाँ पर सारे साथीगण एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर बच्चों खिज्र खां आप लोग जानते हो, सैयद वंश के बच्चों स्थापना खिज्र। जलालुद्दीन बच्चों यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या था? मुहम्मद बिन तुगलक बच्चों। यहाँ पर आप सभी साथीगणों का यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बच्चों, मुहम्मद बिन तुगलक विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा पूछा गया लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है। देखिए बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बच्चों राजवंश के शासन काल में तैमूर जिसका नाम बच्चों तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कहने का मतलब ये बच्चों, इस तैमूर के द्वारा बच्चों भारत पर कब आक्रमण किया गया? तो आप लोगों ने देखा बच्चों 1398 ईस्वी में बच्चों इसके द्वारा बच्चों भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो आप लोग जरा सोचिए 1398 में बच्चों कौन सा वंश था? तो अभी मैंने आपको बच्चों यहाँ पर बताया था कि गुलाम वंश बच्चों मुख्य रूप से आपके 1206 से लेकर के 1290 तक बच्चों। इसके बाद यहाँ पर खिलजी वंश बच्चों आपकी 1290 से लेकर के बच्चों 1320 तक, और तुगलक वंश बच्चों आपके 1320 से लेकर बच्चों यहाँ पर 1414 तक, और सैयद वंश बच्चों यहाँ पर आपका 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। तो ये बच्चों देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर तो ये तो जरूर मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों। देखिए कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वंश कितने समय तक रहता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखोगे 1398 किसके मध्य आएगा? तो 1398 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों 1398, 1320, 1414 ईस्वी की मध्य आएगा। तो इसका मतलब ये तैमूर के द्वारा जब 1398 में भारत पर जब आक्रमण किया गया विद्यार्थियों, तो इस समय किस वंश का शासक था बच्चों? तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश का बच्चों, यहाँ पर तुगलक वंश का शासन था। किस वंश का?
तुगलक वंश का शासन था। तो यहाँ पर सारे साथी गणों का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आंसर बच्चों क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या है, राइट आंसर बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पर सारे साथियों का राइट आंसर है। एक बार जरा फटाफट जरा कमेंट करके विद्यार्थियों बताइए यहाँ पर कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सभी साथीगण एक बार कमेंट करके बताएंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल विद्यार्थियों, तुगलक वंश की जो आपकी जो स्थापना की गई थी बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। बहुत ही शानदार आंसर, वेरी गुड विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, देखिए कि चांद बीबी की बच्चों यहाँ पर चांद बीबी की शासक थी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि चांद बीबी बच्चों कहाँ की प्रमुख शासक थी बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो कि चांद बीबी बच्चों मुख्य रूप से आपके अहमदनगर की शासक थी। कहाँ की बच्चों शासक थी, ये बच्चों आपके अहमदनगर की बच्चों प्रमुख जो है शासक थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, तो सीधा सीधा आंसर था आपका यहाँ पर एकदम बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों अहमदनगर की जो ये बच्चों ये शासिका थी। सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सारी साथीगणों का यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जरा 9 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे और यहाँ पर जरा आंसर देने का भी क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि पानीपत की बच्चों पहली लड़ाई बच्चों कब लड़ी गई थी। तो आप सभी लोग पहले ये बताइए बच्चों कि पानीपत की बच्चों प्रमुख लड़ाइयाँ, कितनी लड़ाइयाँ हुई थी बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हैं पानीपत की बच्चों 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। कब कब लड़ाइयाँ हुई थी बच्चों, देखिए एक आपकी जो पहली जो लड़ाई हुई थी विद्यार्थियों कब हुई थी। तो पहली लड़ाई विद्यार्थियों 1526 में हुई थी और दूसरी लड़ाई विद्यार्थियों कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। और दूसरी लड़ाई बच्चों यहाँ पर 30 वर्ष जोड़ दीजिए 1556 ईस्वी में बच्चों, 1556 ईस्वी में। और तीसरी लड़ाई विद्यार्थियों कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1761 ईस्वी में बच्चों यहाँ पर क्या पानीपत की लड़ाई होती है। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध विद्यार्थियों किनके मध्य लड़ा जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों, यह युद्ध बच्चों मुख्य रूप से बाबर और इब्राहिम बच्चों, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य बच्चों यह लड़ा जाता है। और इस युद्ध में कौन पराजित होता है बच्चों, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी बच्चों पराजित होते हैं और बाबर यहाँ पर क्या है, जीत जाते हैं। जबकि पानीपत का बच्चों यहाँ पर दूसरा युद्ध बच्चों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है, यहाँ पर 3 युद्ध हो गए बच्चों, पहला दूसरा तीसरा। दूसरा युद्ध बच्चों किसके मध्य आयोजित होता है बच्चों, तो पानीपत का दूसरा युद्ध बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों अकबर और हेमू के मध्य, क्या बच्चों आपके अकबर, आप लोग पढ़ा होगा, अकबर और हेमू के मध्य विद्यार्थियों ये आयोजित होता है। और इसमें विद्यार्थियों कौन पराजित होता है, तो हेमू विद्यार्थियों पराजित हो जाते हैं, अकबर बच्चों यहाँ पर क्या विजयी हो जाते हैं। जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध विद्यार्थियों यहाँ पर किसके मध्य होता है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक अफगान शासक जिसका नाम था बच्चों, अफगान शासक जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम बच्चों, अहमद शाह अब्दाली। तो सारे साथीगण याद रखेंगे, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। और बच्चों यहाँ पर मराठा शासक की अगर बात करूँ, मराठाओं के मध्य बच्चों इस समय मराठा शासक बच्चों सदाशिव भावराव। क्या नाम था बच्चों, सदाशिव राय भाव बच्चों, क्या नाम इनका बच्चों, सदाशिव राव भाव नाम था बच्चों। यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, इनके मध्य बच्चों पानीपत का तृतीय युद्ध का आयोजन जो है किया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि यहाँ पर पानीपत, आपको इसी तरह हिस्ट्री पढ़ना है। ये नहीं कि पानीपत पहला अलग पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पर जिस तरह इनके 2 युद्ध बताया मैंने, बाबर के प्रमुख युद्ध हो गए, हुमायूं के प्रमुख युद्ध, उनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैसूर के प्रमुख युद्ध हो गए, कर्नाटक के प्रमुख युद्ध हो गए, यहाँ पर पानीपत के प्रमुख युद्ध 3 युद्ध हुए। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया, इस आधार पर जब आप हिस्ट्री तैयार करके रखेंगे तो आपकी समझ भी बहुत बेहतरीन होगी और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पूछा जा रहा है बच्चों कब यहाँ पर युद्ध हुआ, तो प्रथम लड़ाई बच्चों कब हुई, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप सभी लोगों का आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सभी साथी गणों का बी ऑप्शन यहाँ पर क्या विद्यार्थियों आप लोगों का राइट आंसर है कि बाबर का पहली जो है लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जरा 10 पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर नजर डालेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, चौसा का युद्ध बच्चों यहाँ पर हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। पहले तो ये जान लीजिए बच्चों कि चौसा का युद्ध विद्यार्थियों कब लड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हो चौसा का युद्ध बच्चों 26 जून 1539 को बच्चों यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके मध्य बच्चों यह युद्ध हुआ था, तो याद रखिए बच्चों ये युद्ध बच्चों हुमायूं, याद रखिएगा हुमायूं बच्चों और ये शेर शाह सूरी के मध्य बच्चों, शेर शाह सूरी के मध्य बच्चों यह युद्ध आयोजित होता है। सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे शेर शाह सूरी बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर देते रहे विद्यार्थियों। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, सभी लोग मैं आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी विद्यार्थीगण सही देंगे। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए विद्यार्थियों, क्या भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत किया था बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी बच्चों, इसकी शुरुआत जो है अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बच्चों, अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पर जो आंसर है बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पर सारे साथी गणना डालेंगे कि बच्चों सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक बच्चों, मुगल शासक कौन थे जिनके दरबार का दौरा किया था बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो कि बच्चों सर थॉमस रो के द्वारा बच्चों मुख्य रूप से कब 1615 में बच्चों यहाँ पर मुगल शासक बच्चों जहांगीर के दरबार में, मुगल शासक बच्चों जहांगीर के दरबार में बच्चों ये पहुंचे थे, इन्होंने दौरा किया था। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जाए किस शासक के बच्चों यहाँ पर दरबार पर दौरा किया, तो याद रखिएगा थॉमस रो के द्वारा बच्चों 1615 में जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप सभी साथियों का ए ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर सभी साथीगण नजर डालेंगे और सभी बंधुगण यहाँ पर जरा लगातार आंसर देते रहेंगे। क्या बच्चों कि मेहरुनिसा बच्चों यहाँ पर मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से बच्चों जाना जाता था, ये किसकी पत्नी थी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर सारे साथीगण जरा यहाँ पर जरा आंसर देंगे। तो मेहरुनिसा को ही बच्चों नूरजहां के नाम से जाना जाता था और ये किसकी पत्नी थी बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो कि जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा और मेहरुनिसा को ही बच्चों नूरजहां के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी साथियों का यहाँ पर आंसर क्या है राइट आंसर, डी ऑप्शन विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों लगातार आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में विद्यार्थियों क्या पूछा जा रहा है कि पुस्तक बच्चों जिसका नाम हुमायूं नामा किसने लिखी थी बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि हुमायूं नामा बच्चों गुलबदन बेगम के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। जबकि आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि अकबरनामा बच्चों किसके द्वारा लिखी गई थी, अकबरनामा विद्यार्थियों किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा। सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे अबुल फजल के द्वारा बच्चों यहाँ पर अकबरनामा लिखी गई थी, जबकि गुलबदन बेगम के द्वारा बच्चों यहाँ पर हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई थी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जो आंसर था यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या है राइट आंसर बच्चों, यहाँ पर गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जरा 15 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आईन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए बच्चों। आईन अकबरी नामक पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखा गया था। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि आईन अकबरी नामक जो पुस्तक है बच्चों ये मुख्य रूप से बच्चों किसकी पुस्तक है, ये बच्चों आपके अबुल फजल है। किसकी बच्चों, ये अबुल फजल की विद्यार्थियों पुस्तक है। तो यहाँ पर बच्चों लेखक के नाम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों का जो आंसर था यहाँ पर बच्चों अबुल फजल, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 16 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर बच्चों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो सभी विद्यार्थीगण बताइए कि भारतीय संविधान बच्चों कितने मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे बड़ी बात मालूम होनी चाहिए बच्चों कि यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है मौलिक अधिकार की, मीन्स बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल बच्चों यहाँ पर ड्यूटीज की विद्यार्थियों यहाँ पर बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की विद्यार्थियों यहाँ पर बात की जा रही है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान बच्चों संविधान के भाग
4A में बच्चों इसका वर्णन किया गया है। और किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया बच्चों? तो आर्टिकल बच्चों 51A में इसका वहाँ पर वर्णन किया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था बच्चों? तो यहाँ पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बच्चों 1976 के द्वारा बच्चों जोड़ा गया था। जब इसे बच्चों जब जोड़ा गया था तो आपके बच्चों फंडामेंटल यहाँ पर ड्यूटीज बच्चों कुल कितने थे? 10 थे। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी बच्चों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य कितने बच्चों? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार विद्यार्थियों कितने थे? तो यहाँ पर देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकार की, तो यहाँ पर देखिए बच्चों मुख्य रूप से बात की जा रही है फंडामेंटल राइट की। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर बच्चों फंडामेंटल राइट की विद्यार्थियों बात की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट के बच्चों जब आपके संविधान का जब निर्माण हुआ था, जब फंडामेंटल राइट को बच्चों शामिल किया गया था संविधान के भाग बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि भाग बच्चों 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन है। और किस आर्टिकल में बच्चों? तो आर्टिकल में आप सभी लोग जानते हो आर्टिकल 12 से लेकर के बच्चों 35 तक आपके फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। और फंडामेंटल राइट बच्चों जब आपके संविधान उस समय कितने संविधान में बच्चों आपके फंडामेंटल राइट थे? तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिए 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। कौन कौन से बच्चों? देखिए यहाँ पर क्षमता का अधिकार बच्चों, राइट टू इक्वलिटी बच्चों, क्षमता का अधिकार, यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण जल्दी से याद रखिएगा क्षमता का अधिकार बच्चों। दूसरा प्रमुख जो है आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, यहाँ पर राइट टू लिबर्टी विद्यार्थी याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों दूसरा आपका फंडामेंटल राइट था। और तीसरा प्रमुख फंडामेंटल राइट था बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, शोषण के बच्चों विरुद्ध अधिकार याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा फंडामेंटल राइट था बच्चों यहाँ पर सांस्कृतिक याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार बच्चों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार विद्यार्थियों शैक्षणिक अधिकार। और यहाँ पर 5वां जो आपका फंडामेंटल राइट था बच्चों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार बच्चों संवैधानिक उपचार का अधिकार विद्यार्थियों याद रखिएगा संवैधानिक। यहाँ पर बच्चों एक और यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों इसके पहले जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर चौथा जो आपका था यहाँ पर बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर। और 5वां जो बच्चों यहाँ पर आपका जो था फंडामेंटल राइट क्या नाम था बच्चों? यहाँ पर 5वां जो फंडामेंटल राइट बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार बच्चों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात की जा रही है बच्चों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात की जा रही है। और यहाँ पर छठा जो आपका फंडामेंटल राइट था बच्चों संपत्ति का अधिकार था बच्चों, क्या बच्चों? संपत्ति का अधिकार। और 7वां जो आपका फंडामेंटल राइट था बच्चों संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्या बच्चों? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर बात करें समता का अधिकार बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों यहाँ पर 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक यहाँ पर शैक्षणिक अधिकार बच्चों आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक बच्चों। और संपत्ति का अधिकार बच्चों आर्टिकल 31 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार बच्चों आर्टिकल 32 में। किसमें? आर्टिकल 32 में। लेकिन बच्चों इससे 44वां संविधान संशोधन, 44वां बच्चों अमेंडमेंट एक्ट बच्चों याद रखिएगा 1978 के द्वारा बच्चों क्या है इसे फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों पहले कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में बच्चों कितने फंडामेंटल राइट हैं? अब आपके वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों याद रखिएगा 6 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बच्चों समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या था आपका? यहाँ पर सारे साथियों का जो आंसर था यहाँ पर कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चों? तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर जरा 17 पर नजर डालिए बच्चों। देखिए पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तुता उन्मूलन की बात की जा रही है बच्चों? तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों आर्टिकल 17 में बच्चों यहाँ पर अप्रस्तुता उन्मूलन की बात की गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका आंसर क्या था? यहाँ पर सीधा विद्यार्थियों आपका आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। सारे विद्यार्थीगण याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। किस मौलिक अधिकार के तहत बच्चों कानून के नज़र में सभी लोग बच्चों यहाँ पर समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार के तहत,
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत, समानता के अधिकार के तहत बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। तो बच्चों यहाँ पर समानता का अधिकार क्योंकि 14 से 18 तक है, तो यहाँ पर बच्चों मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो यहाँ पर बच्चों समानता का अधिकार है बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में विद्यार्थियों क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है विद्यार्थियों आपका जो देश में इमरजेंसी मींस आपातकाल की घोषणा होने पर भी बच्चों इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मैंने विद्यार्थियों आपको पढ़ाया था कि जब भी इमरजेंसी के होने के बावजूद भी बच्चों आपके दो फंडामेंटल राइट है बच्चों जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 बच्चों। मैंने इसको नोट डाउन करके लिखाया था नोट में। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या होना चाहिए था, ए ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आप सभी साथियों का राइट आंसर था। बिल्कुल यहाँ पर सभी साथियों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर सारे साथीगण नजर डालिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों पेश होने का अधिकार है? तो मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 22 में बच्चों हिरासत एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये बच्चों किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 22 में किया गया बच्चों फंडामेंटल राइट बच्चों यहाँ पर 22 में इसका वर्णन किया गया है। सभी साथीगण यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के भाग बच्चों 4A में यहाँ पर 51A में बच्चों कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित बच्चों किए गए हैं? तो यहाँ पर बच्चों देखिए कितने मौलिक कर्तव्य बच्चों यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जब बच्चों यहाँ पर अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितने, तो यहाँ पर बच्चों जब जोड़ा गया था तब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर होना चाहिए 10। जब बच्चों जोड़ा गया था तब इस समय हमारे पास कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य। अगर वर्तमान में पूछा जाता तब आपका आंसर क्या हो जाता, 11। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या था, सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर। पहले भी मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझा दिया है और यहाँ पर बच्चों देखिए अभी मैंने समझाया भी है बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में कि संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चों संपत्ति के अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी को बच्चों फंडामेंटल राइट के रूप में बच्चों खत्म कर दिया गया। तो फंडामेंटल राइट का वर्णन बच्चों आप सभी लोग जानते हो, आर्टिकल 31 में बच्चों यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी का वर्णन किया गया था, जिसे बच्चों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बच्चों क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। अब इसे किस में शामिल कर दिया गया बच्चों, आप सभी लोग जानते हो, इसे अब आर्टिकल 300A में बच्चों शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा संविधान संशोधन बच्चों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बच्चों इसको समाप्त कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सभी बच्चों का राइट आंसर है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, वेरी गुड विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर फटाफट जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों नंदा देवी चोटी बच्चों किस राज्य में स्थित है? तो सभी विद्यार्थीगण आप लोग जानते हो कि नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी बच्चों, 7817 बच्चों मीटर है। और बच्चों यहाँ पर कहाँ पर बच्चों, ये आपके उत्तराखंड राज्य पर बच्चों, कहाँ पर बच्चों, उत्तराखंड राज्य पर। और उत्तराखंड राज्य की एक और प्रमुख चोटी बच्चों जिसका नाम है बच्चों कामेत बच्चों, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 7756 मीटर है। तो यहाँ पर बच्चों नंदा देवी पूछा जा रहा है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाए, किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में विद्यार्थियों। तो यहाँ पर सारे साथीगण याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पर नजर डालिए कि निम्नलिखित में से बच्चों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है बच्चों? आप सभी लोग जानते हो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है बच्चों आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चों कौन सी है? आप सभी लोग जानते हो इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चों जिसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 1722 मीटर बच्चों, याद रखिएगा। ये सबसे बच्चों ये पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला के रूप में बच्चों जाना जाता है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बच्चों क्या है? आप सभी लोग जानते हो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 1350 मीटर है। ये आप याद रखिए बच्चों। यहाँ पर अरावली आपका आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों राइट आंसर था।
ठीक है। जबकि नीलगिरी पर्वतमाला की बच्चों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की अनाईमुदी 2695 मीटर। ये आप सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अभी बताया बच्चों, गुरु शिखर पर्वत चोटी बच्चों यहाँ पर ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। और ये बच्चों किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत ऊंची चोटी बच्चों? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा। जबकि काराकोरम में बच्चों यहाँ पर आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन K2 स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों? 8611 मीटर है। और अरावली बच्चों आप लोगों ने देख लिया, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर बच्चों। और सतपुड़ा श्रेणी के बच्चों यहाँ पर धूपगढ़, आप सभी लोग जानते हो धूपगढ़ बच्चों, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और विंध्य जो है पर्वत श्रेणी की बच्चों सबसे ऊंची चोटी बच्चों कौन सी है? सद्भावना शिखर। क्या बच्चों? सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी बच्चों? याद रखिएगा 752 मीटर, 752 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला किस चोटी पर? बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर अरावली पर्वत की बच्चों ये प्रमुख चोटी है गुरु शिखर। आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि बुर्जिल दर्रा बच्चों निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपका बुर्जिल दर्रा हो गया बच्चों, पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल हो गया, और बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा बच्चों, बनिहाल और जोजिला दर्रा बच्चों, ये मुख्य रूप से आपके जम्मू कश्मीर के बच्चों प्रमुख दर्रे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, रोहतांग दर्रा बच्चों, रोहतांग दर्रा आपका, सिपकीला दर्रा बच्चों, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा बच्चों, और आपका बारालाचा। क्या बच्चों? बारालाचा। ये सभी साथीगण याद रखिएगा। और यहाँ पर सिक्किम में बच्चों आपका नाथुला और जलेपला बच्चों, नाथुला और जलेपला है। ठीक है। और उत्तराखंड की अगर बात करूं बच्चों तो आप सभी लोग जानते हो नीतला हो गया, लीप लेखला हो गया, नीतला हो गया, लीप लेखला हो गया बच्चों, थांगला हो गया, थांगला हो गया, मुनिंगला हो गया बच्चों, मुनिंगला। ये सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, ये आपके उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बुर्जिल दर्रा बच्चों, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया, बुर्जिल बीर पंजाल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। क्या पर पूछा जा रहा है बच्चों, देखिए कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि बच्चों क्या है? तो सबसे छोटी अस्थि बच्चों कान की हड्डी, कान की हड्डी बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टेपीज के नाम से बच्चों जानते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है साइंस का। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या हो जाता है? सबसे छोटी बच्चों यहाँ पर आंसर क्या था? स्टेपीज। जबकि बच्चों सबसे बड़ी जो है क्या है? आपकी फीमर है। सबसे बड़ी बच्चों यहाँ पर जो अस्थि क्या है? फीमर है। क्या बच्चों? फीमर है। जांग की बच्चों, आपके जांग की प्रमुख हड्डी है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा जा रहा है बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर सारे साथी नजर डालिए। क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बच्चों नाखूनों में पाया जाता है? बच्चों आप सभी लोग जरा बताइए, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन या एक्टिन? तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि आपके नाखूनों में बच्चों केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या बच्चों? केराटिन नामक बच्चों मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिए बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पर सभी साथियों का राइट आंसर है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर नजर डालिए कि मांसपेशियों को बच्चों हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं बच्चों? जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हड्डियों को जोड़ने वाले जो ऊतक होता है बच्चों, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टेंडन कहते हैं। और टेंडन को ही बच्चों क्या कहते हैं? कांडरा भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा बच्चों। ये बच्चों टेंडन या कांडरा बच्चों हमारे मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का प्रमुख जो ऊतक होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो आंसर है आपका बच्चों टेंडन, या फिर कहीं कहीं पर मिलता है बच्चों कांडरा के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है, जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का प्रमुख ऊतक होता है बच्चों। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर सारे विद्यार्थी नजर डालिए कि कौन सी बच्चों मांसपेशी कहा जा रहा है, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को बच्चों जबड़े से जोड़ती है? कनपटी की हड्डी को बच्चों जबड़े से जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रमुख जो हड्डी है जिसका नाम बच्चों मेसेटर नाम है। क्या नाम है? मेसेटर नाम है विद्यार्थियों। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सारे साथियों को जो आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे और आप सभी लोग नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पर रेडी हो जाइएगा। हम लोग फिर लेकर आपके पास यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। 17-18 फरवरी को एग्जाम है आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।